गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th एक्सरसाइज भाग 1 के अंतर्गत सेकंड वाला अध्याय गद्य खंड में से लेकर आए हैं, जिसका नाम है लहासा की ओर। लहासा की ओर के जो लेखक है वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अध्याय के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट वे से आपको समझा देती हूँ। हमारे पाठ का नाम है लहासा की ओर और इसके लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन। क्या है ये? यात्रा वृत्तांत। कौन सा यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन जी घूमते रहते थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और उन्होंने प्रथम तिब्बत यात्रा जो 1929 से 30 के मध्य उन्होंने की थी। एक तरह से सर्दी का मौसम था जब इन्होंने यात्रा करनी शुरू की थी, तो इस यहाँ पर यात्रा की उन्होंने 1929 से 1930 के मध्य में प्रथम तिब्बत यात्रा है। और यहाँ पर जो अंक है यानी पाठ को मुख्यतः रूप से हम 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें समस्त जानकारी मिल सकती है। पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, घूमते रहते थे। तो घूमते घूमते उन्होंने एक बार तिब्बत की यात्रा यानी लहासा की, तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उनकी यात्रा करने की सोची। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत में प्रवेश करना यानी लहासा की ओर जाना सख्त मना था। कोई भी ऐसा किसी भी रूप से हम वहां पर तिब्बत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो राहुल जी घूमने के बहुत शौकीन थे। उनके मन में बार बार यह इच्छा जागृत होती थी कि मैं तो लहासा की ओर जाकर ही आऊंगा, यानी तिब्बत की राजधानी लहासा के दर्शन करके ही रहूंगा, देख कर ही रहूंगा कि कैसा वहां पर वातावरण है। तो उन्होंने छद्म मीन्स भिखारी के वेश में यात्रा की। भिखारी के वेश में यात्रा करने के भी पीछे कारण है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना अध्याय है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेपाल से तिब्बत की यात्रा। फरी कलिंगपोट, यह एक ऐसा रास्ता है फरी कलिंगपोट जो अब बनाया गया है, यानी इस मार्ग के द्वारा फरी कलिंगपोट के द्वारा हम आसानी से तिब्बत में जा सकते हैं। जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र क्या है, हम इस मार्ग से पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस समय राहुल सांकृत्यायन जी ने यात्रा की थी तिब्बत की, तो उस समय यह मार्ग नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, नेपाल के रास्ते से तिब्बत में प्रवेश किया। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेपाल से तिब्बत जाने का जो मार्ग था वो दुर्गम घाटियों से, दुर्गम समस्याओं से, यानी भयानक समस्याओं से घिरा हुआ था। वहां पर यहाँ पर तिब्बत से नेपाल की यात्रा के दौरान उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस भिखारी के वेश में था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पर जो बिल्कुल एक तरह से हथियार का कानून नहीं था। हथियार का कानून न होने के कारण लोग अपने हाथों में बंदूक तलवारें को इस तरह लेकर घूमते थे जैसे लाठियां लेकर घूम रही हैं। तो हथियारों के बल पर जहां पर सुनसान जगह होती थी, घाटियां होती थी, वहां पर राहगीरों को पहले मार दिया जाता था और उसके बाद उनको लूट लिया जाता था। यदि उनके पास कुछ नहीं मिलता तो उनकी जान जो अमूल्य थी, बेशकीमती थी, वह तो जाती ही जाती, और साथ में उन लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं था। तो ऐसा कानून था वहां पर, हथियार का कोई कानून नहीं था। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जाति पाति छुआछूत नाम की क्या है, वहां पर कोई भी चीज नहीं थी। आप अनजान व्यक्ति हैं, लेकिन तिब्बत में आप किसी के भी घर में जाकर शरण ले सकते हैं आसानी से। जाति पाति है, ऊंच नीच का कोई भी किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी एक तरह से भेदभाव नहीं किया जाता था। अनजान जो राहगीर होते हैं वहां पर जाकर उनसे खाना चाय वगैरह की मांग आसानी से कर सकते हैं। और बदले में क्या है, यदि आप उनको चाय दोगे, सूखी चाय दोगे, तो वह उसमें घी मक्खन वगैरह जो भी आपको पसंद है वो डालकर मत कर क्या है, बड़े अच्छे से बड़े प्रेम से आपको चाय दे देंगे। सिर्फ एक बात का ध्यान रखते थे, वो जो छद्म वेश में होते थे, जो भिखारी के वेश में होते थे, उनको अंदर तक यात्रा, घर में अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। क्यों नहीं घुसने दिया जाता था? क्योंकि हो सकता है कि भिखारी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए घर में से किसी भी सामान को लूट खसोट कर चला जाए। इसलिए
जो एक तरह से छद्म वेश में यानी भिखारी के वेश में थे, उनको घर तक जाने की इजाजत नहीं थी अंदर तक। नहीं तो जो भद्र पुरुष थे या जो अच्छे खासे दिखते थे वो अंदर तक, महिलाओं तक भी बात आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा बताया है चीनी दुर्ग। जब वो यात्रा कर रहे थे तो चलते चलते एक ऐसे दुर्ग, एक ऐसे किले में ठहरे जहां पर कभी चीनी सैनिकों का वास रहता था। यानी चीनी सैनिक वहां पर लगातार छोटे छोटे दुर्गों में रहते थे। लेकिन अब क्या है, वो दुर्ग सिर्फ नाम मात्र रह गए, खंडहर बनकर रह गए हैं। पहले चीन और भारत के मध्य क्या है, वो थोड़ी तनातनी थी। तो जो लहासा में एक चीनी दुर्ग है, वहां से आगे निकलकर थोड़ा सा चलकर तो वहां पर चीनी दुर्ग है जिसमें चीनी सैनिकों का वास रहता था। नेक्स्ट है हमारा जाति पाति वाला पॉइंट, हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं, किया है हमने कि जाति पाति नाम की कोई चीज नहीं थी। नेक्स्ट 16-17 फीट की ऊंचाई। राहुल सांकृत्यायन जब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में चले तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां उनके मन में एक बात हुई कि हम तो समुद्र तल से 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर हैं। तो एक समुद्र तल से एक समतल इलाके से ऊपर उठकर जो यात्राएं हैं, जो दुर्गम कठिनाइयां हैं, उनका बड़ी ही रोचक शैली में इन्होंने वर्णन किया है। पाठ कौन कौन सी जगह पर वो गए थे, क्या क्या जो मार्ग है, लंकोर है, फरीदकोट है, ये सारे बीच रास्ते में क्या है वो यात्रा करते हुए जा रहे थे। नेक्स्ट है हमारा रास्ता भटकना। चलते चलते क्या है वो परेशान उन्होंने अनुभव करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जिस मंजिल तक उनको पहुंचना था, जिस लक्ष्य तक उनको जाना था, तो वहां तक पहुंचने में अभी बहुत सारा रास्ता, काफी रास्ता उनको कवर करना था। और चलते चलते उनकी हालात क्या है वो थोड़ी खराब हो गई थी, सामान भी था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को कहा कि 2 मित्र उनके साथ थे, अपने मित्र सुमति को उन्होंने कहा कि चलो 2 घोड़े हैं उनको किराए पर ले लेते हैं। तो उन्होंने 2 घोड़ों को किराए पर लिया और चलते चलते क्या है, जो लेखक वाला यानी राहुल सांकृत्यायन जी वाला घोड़ा था वो बड़ी धीमी गति से चल रहा था। सुमति है उसका घोड़ा चलता चलता आगे निकल गया। और हालांकि राहुल सांकृत्यायन जी उस घोड़े को एक तरह से मार पीट भी सकते थे ताकि वो स्पीड से चले, तेज गति से चले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अन्याय किसी के साथ नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने अपना सामान वहां पर लाद रखा था, उसके ऊपर दूसरे उसके ऊपर बैठे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि किसी जीव को एक तरह से बाधित किया जाए। तो चलते चलते घोड़ा धीमी गति से जा रहा था और जिस जगह पर उनको पहुंचना था, यानी एक ऐसा मार्ग था जहां पर 2 रास्ते निकल रहे थे, एक दायां और एक बायां। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी है वो गलत रास्ते की तरफ मुड़कर चले जाते हैं। लगभग 2 मील चलने के बाद वो किसी से जगह पूछते हैं कि क्या ये लहासा की ओर जाने का रास्ता है जहां पर उनको जाना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो गलत रास्ते पर यात्रा, गलत रास्ते को आपने चुन लिया है, वह तो दायां रास्ता क्या है। तो वापिस क्या अपने घोड़े को मोड़ता है और कम से कम 7-8 घंटे यानी दोपहर से लेकर शाम तक वो सुमति के पास दाएं रास्ते पर पहुंच जाता है। वहां पर यह बताया है कि जो सुमति है वो बड़ा क्रोधित होकर बैठा है और उनको देखते ही मंगोलों का, जो सुमति है वो नेपाली एक युवक था, उनका मित्र था जो उससे पहले यानी घूमने का शौक था, तो यात्रा के दौरान ही वह उनका मित्र बना था। तो पहले ही मंगोलों का चेहरा लाल होता है, तो गुस्से के कारण उनका चेहरा और भी लाल हो गया था। तो उनको दूर से देखते ही राहुल सांकृत्यायन जी ने उनसे कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो रास्ता भटक गया था, सारी गलती क्या है घोड़े की है जो धीमी गति से चल रहा था। तो जितनी जल्दी से सुमति को गुस्सा आता था राहुल सांकृत्यायन जी की बातों को सुनकर, उतनी ही जल्दी से उनका गुस्सा शांत भी हो गया। तो वहां से चल पड़े। चलते चलते यहाँ पर बुद्ध नम से एक मठ होते हैं जहां पर जिस तरह से हमारे हिंदुओं के मंदिर होते हैं, मुसलमानों के क्या है वो एक तरह से सिखों के
वहाँ पर गुरुद्वारे होते हैं, जो मुस्लिम जाति के हैं वहाँ पर मदरसे या मस्जिदें हैं वो होती हैं। इसी प्रकार से बुद्ध धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति बुद्ध नमसे यानी छोटे छोटे मठ क्या वो स्थापित कर लिए जाते हैं, जहाँ पर बुद्ध नमसे क्या वो वहाँ पर रहने वाले जागीरदारों के अंदर होते थे। जागीरदार क्या है, वो छोटे छोटे अपने उनके समस्त संपत्ति इनके अधीन होती थी, जमीन जायदाद क्या वो इनके अधीन होती थी, और वो किसानों को इस जमीन पर एक तरह से टैक्स के रूप में, कर के रूप में दे देते थे और वसूलते भी थे टैक्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि चलते चलते वो बुद्ध नमसे में पहुंचे। राहुल सांकृत्यायन जी बौद्ध धर्म का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने बुद्ध नमसे में रहकर बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, और इसी के अंतर्गत आता है बुद्ध वचन। बहुत सारी पोथियां जिनको कुंजूर भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का जितनी भी बहुत सुंदर एक तरह से हैंड राइटिंग में, लिखाई में साफ सुंदर स्पष्ट क्या है वो 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी, जिनको कुंजूर कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म का समस्त ज्ञान क्या है वो प्राप्त करना चाहते थे। तो 15-15 शेर उनका वजन था, और जो उनके मित्र थे वह अपने यजमानों से मिलने के लिए वहां से चले गए। हालांकि राहुल सांकृत्यायन कभी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो सुमति था वह एक अपने हाथ से जादू मंत्र करके गंडे नाम के एक ताबीज बनाते थे, और अपने जो एक तरह से कह सकते हैं यजमान होते थे उनके घरों में जाकर क्या वो बांट देते थे, और बदले में वहां से कुछ भिक्षा और पैसे क्या है वो उनको मिल जाते थे, जो उसकी यात्रा करने में यानी सामान खरीदने में सहायता करते थे। राहुल सांकृत्यायन जी इस बात को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुमति चला जाता था तो काफी समय वहां पर लगा देता था, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं रोका और कहा कि आप चले जाओ। सुमति सुबह चला गया, लेकिन शाम के समय क्या है वो वापस आ गया, और राहुल सांकृत्यायन जी ने यहाँ पर कम से कम बहुत जो पोथियां हैं कम संख्या में ही पढ़ पाया था कि सुमति वापस लौट आया। फिर क्या होता है, सुमति कहता है कि चलो जल्दी यहाँ से चल पड़ते हैं। हालांकि लेखक और भी पढ़ना चाहता था, लेकिन समय क्या है उनके पास नहीं था, घोड़े भी उनके हाथ से जा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अपना जो सुमति ने कहा कि चलो फटाफट निकल लेते हैं, और अपना सामान अपनी पीठ पर बांधा, और वहां से थोड़ी ही दूर में उनका लक्ष्य था, उनकी मंजिल थी जहां तक उनको पहुंचना था, यानी लहासा की ओर उनको जाना था। तिंगरी नामक गांव से वो तक वहां 2-3 मील ही दूर था, और अपना सामान क्या उन्होंने समेटा और वहां से चल पड़े। तो ये हमारा अध्याय है, एक छोटे से बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से हमने आपके सामने व्यक्त किया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और रोचक वे से आपके सामने थर्ड वाला अध्याय है उसको लेकर आएंगे। तो चलिए फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। पाठ का नाम है लहासा की ओर, और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन। यात्रा वृतांत है, प्रथम तिब्बत यात्रा की थी 1929 से 30 तक। यहाँ पर जो पाठ के मुख्य पॉइंट है, नेपाल से तिब्बत की यात्रा उन्होंने की थी, यानी नेपाल से प्रवेश किया और तिब्बत में पहुंच गए। लेकिन आजकल क्या है, फ्री कलिंगपोर्ट नाम से हम यात्रा कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट है चीनी दुर्ग किला, जहां पर चीनी सैनिक, चीनी फौजी रहते थे। वहां पर छोटे छोटे दुर्ग थे जो अब वर्तमान में खंडर अवस्था में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है जाति पाति नाम की कोई चीज नहीं थी, हथियारों का कोई कानून नहीं था, लोग बंदूकों को लाठियों की तरह अपने हाथों में लेकर चलते थे। नेक्स्ट है समुद्र तल से वो 16-17 फीट की ऊंचाई पर थे। वहां का प्राकृतिक वातावरण है, परिवेश है, वो बहुत अच्छा था। क्या यात्रा के दौरान लेखक क्या समझता है, क्या कहता है कि प्राकृतिक परिवेश ऐसा था कि चलते चलते क्या है सूरज उनके माथे पर टकराता था, उनके माथे पर क्या है उनकी किरणें पड़ती थी, उनका ललाट पूरी तरह से लाल हो जाता था, लेकिन पीछे सर्द हवाएं पूरी पीठ को क्या कर देती थी, ठंडा बना देती थी। तो ऐसा प्राकृतिक परिवेश था वहां का। नेक्स्ट है रास्ता भटक गए थे, घोड़े पर यात्रा कर रहे थे और घोड़ा धीमी गति से चल रहा था और 2 मील गलत दिशा में चले गए थे। फिर किसी से पूछा उन्होंने और वापस 2 मील चलकर 5-7 घंटे का रास्ता तय करके वो अपने मित्र सुमति से मिले।
बुध नमसे में वो गए, जहां पर जागीरदार होते हैं, सारी संपत्ति इनके अधीन होती है। नेक्स्ट है बुध वचन उन्होंने पढ़े, जिनको कुंजुर भी कहा जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, वो समस्त जानकारी उन छोटी छोटी पोथियों में, जो 15-15 शेर की पोथियां हैं, 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी, उनसे बड़ी ही रोचक बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा थी। ये बड़ी ही रोचक शैली में उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है अपने संस्मरण, अपनी यादों के आधार पर। 1 नंबर का क्वेश्चन से आपसे, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाते हैं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत विधा किस रचना की है, तो आप लिख सकते हैं यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा रचित है, यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा, और लहासा की ओर पाठ का नाम है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वाली वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।